हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पे प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज का ये जजमेंट आप सभी लोगों के लिए, स्पेशली हस्बैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आजकल आपको पता है कि फॉल्स केसेस का दौर चल रहा है और बहुत सारे फॉल्स केसेज होते हैं। 498 ए के रिगार्डिंग अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखते हैं तो आपको पता चलता है कि मैक्सिमम 498 ए के केस फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड तथ्यों के आधार पर रजिस्टर्ड होते हैं। अब दोस्तों ऐसे केस में कई बार हस्बैंड होता है जो अपने को बचाने की कोशिश करता है और उसके लिए वो काउंटर केसेज करता है। अगर उसकी वाइफ ने कोई गलत हरकत उसके साथ कर दी है तो उस हरकत को पकड़ करके वो भी सामने से काउंटर केस करता है। और दोस्तों लेकिन क्या होता है, हर एक चीज के जब आप एक्सट्रीम पॉइंट पे चले जाते हो तो फिर वहां पे आपको लाभ होने की जगह हानि होने लगती है। यहां पर भी पति को हानि हो गई काउंटर केस के चक्कर में। और दोस्तों ये आप में से किसी के भी साथ हो सकता है, क्योंकि आजकल बड़ा कॉमन हो गया है कि लोग एक तरफ चले जाते हैं। वो काउंटर केसेस पे थोड़ा सा गूगल पे ज्ञान ले लेते हैं, थोड़ा सा यूट्यूब पे ज्ञान ले लेते हैं और उनको लगता है कि बस ये बड़ा आसान है, कर दो फटाफट। ऐसा नहीं होता। स्पेशली डिफेमेशन वगैरह के जो केसेज हैं इनको लेकर के लड़कों में इतना ज्यादा वो हो गया, उनको लगता है कि बस नाम हट गया एफआईआर से डिफेमेशन कर दो, उसने कोई लेटर भेज दिया डिफेमेशन कर दो, ये हो गया डिफेमेशन कर दो। इतना आसान कोर्ट के अंदर नहीं होता, बहुत सारी चीजें होती हैं और तथ्य और परिस्थितियां होती हैं। मैं ये नहीं कहता करना नहीं चाहिए, अगर किसी ने गलत किया तो करना चाहिए, लेकिन एक प्रॉपर सिस्टम है उसका। क्योंकि ये जो काउंटर केसेज लड़के की तरफ से होते हैं, अगर ये इतने ही आसान होते हैं तो सारे केसेज आज तक निपट चुके होते हैं। दोस्तों कोर्ट का पॉइंट आपको देखना पड़ता है, कोर्ट का व्यू आपको देखना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग आपको स्टेप उठाना पड़ता है। काउंटर केसेस करिए लेकिन बहुत समझदारी के साथ, इस तरह से नहीं कि बस सोचा और डाल दिया। अगर ऐसा करेंगे नुकसान होगा, जैसे इस व्यक्ति को हुआ। और देखिए जब आप केस में जाते हैं तो बहुत सारा पैसा समय आपका लगता है, हैरेसमेंट आपकी भी होती है, और उतना हैरेसमेंट सहने के बाद, उतना पैसा और टाइम लगाने के बाद यदि आपका केस खारिज हो जाए तो क्या मतलब रह गया किसी भी चीज का। तो जो मैं आपको बताने वाला हूं, इस मामले में एक 498 का केस पति के ऊपर दर्ज हुआ था। पति एक बैंक में कार्यरत था। जो पत्नी थी उसने उस बैंक के मैनेजर को एक लेटर लिख दिया जिसमें उसने बताया कि जो उसका पति है वो उसको उत्पीड़न करता है और ऐसे करता है, और उसने एक एफआईआर 498 की दर्ज करी है और उसमें उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसके बाद वो जमानत पर रिहा हुआ है। अब आप जैसा उचित समझे उस पर कार्रवाई कर लें। अब दोस्तों ऐसा हुआ तो पति ने क्या किया, कुछ समय के बाद मानहानि का केस डाल दिया। 499 का केस ने मेरे ऑफिस में जो है मेरा नाम खराब किया, वहां पर लेटर भेज दिया, मेरे मैनेजर को बता दिया। अब दोस्तों कोर्ट ने इस मामले को कैसे देखा, तो यहां पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस पर फैसला लिया है। कोर्ट ने यह कहा कि पत्नी ने एक कंप्लेंट वहां पर भेजी, लेकिन अगर आप देखें तो उस कंप्लेंट में उसने कहीं भी चीजों का अलंकरण नहीं किया। जो एफआईआर में लिखा था वही चीज लिखी और यह बताया कि भाई इसके ऊपर एफआईआर दर्ज है और इसकी गिरफ्तारी हुई थी और जमानत भी हुई थी। मतलब कहीं पर भी उसने चीजों को बढ़ा चढ़ा करके नहीं दिखाया और ना ही मैनेजर को यह बोला कि भाई आप इस पर जबरदस्ती एक्शन लो ही लो। उसने कहा कि जैसा आपको सही समझे वैसा कर लो। अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि पत्नी का पति के सीनियर ऑफिसर्स को सद्भावना में 498 ए केस के दर्ज होने की सूचना देना मानहानि नहीं है और यह धारा 499 ऑफ आईपीसी के अंतर्गत नहीं आता है। पत्नी को अपनी और अपनी बेटी की रक्षा के लिए देश के कानून का सहारा लेने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। उसको इसकी अनुमति दी जानी चाहिए थी क्योंकि उसकी गरिमा खतरे में थी और अपने हितों की रक्षा के उद्देश्य से किया गया कोई भी कार्य मानहानि नहीं होता है। अब मानहानि तो पढ़ लेते हैं, 499 पढ़ लेते हैं, उसमें वीडियो भी देख लेते हैं, लेकिन उसके एक्सेप्शन नहीं पढ़ते हैं, डिटेल में नहीं जानते हैं उसके बारे में, इसीलिए नुकसान होता है। मानहानि है, मानहानि का कानून है, लेकिन उसके साथ उसके एक्सेप्शन भी तो बताए गए हैं भाई। तो पहला रीजन तो ये हुआ कि कोर्ट ने ये माना कि भाई इसने कोई बढ़ा चढ़ा की बातों को पेश नहीं किया, जो सत्य बात थी वही बात मैनेजर को बताई है, तो इसमें मानहानि जैसी कोई बात नहीं है। यदि वो उसको बढ़ा चढ़ा करके बताती, किसी प्रकार से उसको बदनाम करने की कोशिश करती तो होता, लेकिन यहां पर उसने एक सिंपल लेटर लिख के सद्भावना में केवल सूचित किया है कि भाई इनके ऊपर मामला चल रहा है, तो इसमें कोई किसी प्रकार की मानहानि नहीं है। दूसरा रीजन दोस्तों ये था कि जो पति था उसने मानहानि की जो ये शिकायत थी ये देरी में दर्ज करी थी। 1997 में पत्नी ने लेटर दिया था और 2009 में उसने ये शिकायत दर्ज करी, यानी कि घटना होने के 12 साल के बाद। तो कोर्ट ने कहा ये तो वैसे भी 468 सीआरपीसी के अंतर्गत वर्जित है, टाइम बार्ड है, क्योंकि ये जो कंप्लेंट है 3 साल के अंतर्गत की जा सकती थी, आप इसको 12 साल के बाद लेकर के आ रहे हो, तो इस वजह से भी उसकी जो कंप्लेंट थी खारिज हो गई। तो दो रीजन, सबसे मेन एक तो टाइम बार्ड नहीं होनी चाहिए और दूसरा अगर आप डिफेमेशन जैसे केस में जा रहे हो। बहुत लोगों को मैंने समझाया और उनमें से बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख भी रहे होंगे जिन्होंने मेरे को यह बताया पर्सनली कि सर मैं मानहानि डालना चाहता हूं। मैंने मना किया कि भाई मत डालो, कुछ नहीं होता इस प्रकार के केसेस से। और वही है दोस्तों, मानहानि अगर आप डालते हो तो फिर सोच समझ के डालो। तो दोस्तों हमें ना सारी चीजों को पहले देखना और समझना है और उसके बाद काउंटर केसेज में जाना है। काउंटर केसेज में मैंने खुद ने बहुत सारे वीडियो बनाए कि आप काउंटर केसेज में जाइए अगर आपके साथ गलत हुआ है, लेकिन किस काउंटर केस में जाना है, कौन से काउंटर केस बनाने, धाराओं का कॉम्बिनेशन कैसे लेना है, बाकी सारी टेक्निकल जो दिक्कतें होती है उनको कैसे हैंडल करना है, उन सब चीजों को देखते हुए काम करना है।
इतना आसान नहीं है, ऐसा नहीं है जैसे डाइवोर्स का केस डाला और वैसे हमने ये भी डाल दिया, नहीं चलेगा, नुकसान होगा, पैसा टाइम सब खराब करोगे, इससे अच्छा मत डालो, डिफेंस कर लो। तो दोस्तों इसी प्रकार का निर्णय ये कलकत्ता हाईकोर्ट का है। आप लोगों की हेल्प के लिए जजमेंट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप पूरे मामले को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।